नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके वॉलेट, आपके बैंक बैलेंस और सबसे जरूरी आपके मन की शांति से जुड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और जीनियस लोग अक्सर पैसों के मामले में फेल क्यों हो जाते हैं? और वहीं कुछ ऐसे लोग जिन्हें फाइनेंस का एफ भी नहीं पता होता, वे करोड़ों की संपत्ति कैसे बना लेते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या फिर कोई ऐसा गुप्त नियम है जो अमीर लोग जानते हैं और हम नहीं? आज हम मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की गहराइयों में उतरेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना मैथ का सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार यानी बिहेवियर का खेल है। इस बात को समझने के लिए आइए दो ऐसी सच्ची कहानियों को करीब से देखते हैं जो आपकी सोच बदल देंगी। पहली कहानी है रोनाल्ड रीड की। रोनाल्ड एक बहुत ही साधारण इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां साफ करने में बिताए और उसके बाद 17 सालों तक एक स्टोर में झाड़ू लगाई। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा। साल 2014 में जब 92 साल की उम्र में रोनाल्ड की मृत्यु हुई तो पूरे अमेरिका की मीडिया में हड़कंप मच गया। वसीयत में पता चला कि इस मामूली सफाई कर्मचारी के पास $8 मिलियन यानी करीब 60 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उन्होंने इसमें से बड़ा हिस्सा अस्पतालों और लाइब्रेरी को दान कर दिया। लोग हैरान थे। रोनाल्ड ने न तो कोई लॉटरी जीती थी, न ही उन्हें कोई विरासत मिली थी। उन्होंने बस थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया और उसे ब्लू चिप स्टॉक्स में डालकर दशकों तक सब्र किया। अब इसके ठीक विपरीत दूसरी कहानी देखिए रिचर्ड फस्कॉन की। रिचर्ड वह सब कुछ थे जो रोनाल्ड रीड नहीं थे। हार्वर्ड से पढ़ा हुआ दिमाग, मेरिल लिंच जैसे बड़े बैंक का एग्जीक्यूटिव और पूरी दुनिया में एक सफल इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर पहचान। उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने न्यूयॉर्क में 18,000 स्क्वायर फीट का एक महल जैसा घर बनाया जिसमें 11 बाथरूम और 2 स्विमिंग पूल थे। रिचर्ड को लगता था कि वे पैसे के खेल को समझ चुके हैं। उन्होंने भारी कर्ज लिया और रिस्क लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर आया 2008 का आर्थिक संकट। रिचर्ड का सारा गणित फेल हो गया। कर्ज के बोझ और गलत फैसलों ने उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया। उनका आलीशान बंगला नीलाम हो गया और जो आदमी दुनिया को निवेश सिखाता था वह खुद दिवालिया हो गया। इन दो कहानियों के बीच का अंतर समझिए। रिचर्ड के पास शिक्षा थी, आईक्यू था और अनुभव था, लेकिन रोनाल्ड के पास बिहेवियर था। पैसे की दुनिया में ऐसा कोई और क्षेत्र नहीं है जहां एक बिना डिग्री वाला आदमी एक हार्वर्ड के एक्सपर्ट को पछाड़ दे। क्या आपने कभी सुना है कि एक सफाई कर्मचारी ने एक सर्जन से बेहतर सर्जरी की, या एक झाड़ू लगाने वाले ने एक टॉप इंजीनियर से बेहतर पुल बनाया? नहीं। लेकिन फाइनेंस में ऐसा होता है। इसका मतलब साफ है, पैसे की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप मुश्किल वक्त में, लालच के वक्त में और अनिश्चितता के वक्त में कैसा व्यवहार करते हैं। आज द कथा लैब स्टूडियो की इस खास सीरीज में हम मॉर्गन हाउसेल के बताए उन 10 रहस्यों को एक एक करके खोलेंगे जो आपको रोनाल्ड रीड जैसा वेल्दी और समृद्ध बनाएंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी जेब से ज्यादा आपके दिमाग को अमीर बनाएगी। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं है, नो वंस क्रेजी। दोस्तों, चैप्टर 1 की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। क्या आप अपने पैसों के साथ जो कर रहे हैं वह सही है? शायद आपको लगे कि आपका पड़ोसी अपने पैसे फालतू की चीजों में उड़ा रहा है, या आपका कोई दोस्त स्टॉक मार्केट से इतना डरता है कि वह अपना सारा पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखता है। हमें अक्सर लगता है कि लोग पैसों के मामले में पागल जैसे फैसले लेते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं नो वन इज क्रेजी, यानी कोई भी पागल नहीं है। आपका बर्थ ईयर तय करता है आपका निवेश। इस एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, एक जिसका जन्म 1950 में हुआ और दूसरा जिसका जन्म 1970 में हुआ। जब 1950 वाला व्यक्ति अपनी जवानी में था तब शेयर बाजार में कोई खास बढ़त नहीं थी। उसके लिए निवेश का मतलब था डर और अनिश्चितता। लेकिन जब 1970 वाला व्यक्ति अपनी जवानी यानी 20-30 की उम्र में पहुंचा तब शेयर बाजार में ऐतिहासिक तेजी थी। अब आप ही बताइए, क्या ये दोनों लोग बाजार को एक ही नजर से देखेंगे? बिल्कुल नहीं। जिसने तेजी देखी है वह रिस्क लेने से नहीं डरेगा, और जिसने मंदी देखी है वह हमेशा डरा रहेगा। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं,
क्योंकि उन्होंने दुनिया को अपने अनुभवों से देखा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम निवेश के फैसले स्प्रेडशीट्स या कैलकुलेटर देखकर लेते हैं, लेकिन असलियत में हम ये फैसले डिनर टेबल पर लेते हैं, जहां हमारे जज्बात, हमारा डर और हमारी ज़रूरतें हावी होती हैं। एक गरीब इंसान जब लॉटरी का टिकट खरीदता है तो अमीर लोग उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। वे कहते हैं कि उस पैसे से उसे खाना या बचत करनी चाहिए थी, लेकिन उस गरीब इंसान के लिए वह 100 रुपये का टिकट उम्मीद खरीदने का एक जरिया है। वह उस एक पल की खुशी के लिए पैसे दे रहा है जिसमें वह खुद को अमीर महसूस कर सके। क्या आप इसे अब भी पागलपन कहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उसके जूते में पैर रखकर देखना ही असली समझदारी है। इस चैप्टर का की लेसन: खुद का रास्ता चुनें, दूसरों की देखा देखी निवेश न करें। जो आपके पड़ोसी के लिए सही है, शायद वह आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। दोस्तों, सफलता के बारे में बात करते समय हम अक्सर एक बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है भाग्य। हम मानते हैं कि अगर कोई सफल है तो वह उसकी मेहनत का नतीजा है, और अगर कोई असफल है तो वह उसकी गलती है। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि लक और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही ऐसी ताकतें हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, लेकिन हमारे नतीजों पर गहरा असर डालती है। इसे समझने के लिए बिल गेट्स की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। साल 1968 में पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ बच्चे हाई स्कूल जाने की उम्र के थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसे वह मौका मिला जिसने इतिहास बदल दिया। बिल गेट्स वॉशिंगटन के लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। ये दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जिसके पास उस जमाने में कंप्यूटर था। बिल गेट्स खुद कहते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल ना होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी ना होती। 30 करोड़ बच्चों में से लेक साइड में पढ़ने वाले उन चंद बच्चों में होना, यह मेहनत नहीं, लक था। यह एक ऐसी घटना थी जिस पर बिल गेट्स का कोई बस नहीं था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। लेक साइड में बिल गेट्स के एक सबसे अच्छे दोस्त थे, केंट एवंस। बिल कहते हैं कि केंट उनसे भी ज्यादा तेज और कंप्यूटर में माहिर थे। दोनों साथ मिलकर भविष्य के सपने देखते थे। पर किस्मत का खेल देखिए, जहां बिल गेट्स को भाग्य का साथ मिला, वहीं केंट इवांस के हिस्से में आया रिस्क। स्कूल खत्म होने से पहले ही एक माउंटेन क्लाइंबिंग हादसे में केंट की मौत हो गई। एक पहाड़ पर चढ़ते हुए हादसे में जान जाने की संभावना लाखों में एक होती है। केंट इवांस उस 1 लाख में से एक थे। बिल गेट्स को लाखों में एक वाला सौभाग्य मिला, और केंट इवांस को लाखों में एक वाला दुर्भाग्य या जोखिम। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? अगर आपके निवेश या बिजनेस में नुकसान हुआ है तो मुमकिन है कि आपने फैसला तो सही लिया था, लेकिन रिस्क की वजह से नतीजे गलत आए। खुद को माफ करना सीखें। चैप्टर 3, कभी भी काफी नहीं, नेवर इनफ। दोस्तों, पैसे की दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? ज्यादा कमाना या निवेश करना? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम है अपने गोल पोस्ट्स को हिलने से रोकना, यानी यह समझना कि आपके लिए इनफ क्या है। इसे समझने के लिए एक ऐसी कहानी देखते हैं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। कहानी रजत गुप्ता की। रजत गुप्ता का जीवन किसी फिल्म से कम नहीं था। अनाथ होने के बावजूद उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी के सीईओ का पद संभाला। साल 2008 तक उनके पास लगभग $100 मिलियन, यानी कि करीब 800 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। आप और हम सोचेंगे कि इतने पैसों में तो 7 पुश्तें चैन से बैठकर खा सकती हैं, लेकिन रजत गुप्ता के लिए यह काफी नहीं था। वे उन बिलियनियर्स के सर्कल में उठते बैठते थे जिनके पास उनके मुकाबले बहुत ज्यादा पैसा था। बस इसी थोड़े और की चाहत ने उन्हें गलत रास्ते पर धकेल दिया। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग का सहारा लिया। उन्हें जेल जाना पड़ा और उनका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उन्होंने वह सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके पास था, सिर्फ उस चीज के लिए जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं थी। रजत गुप्ता के साथ जो हुआ वह हमारे साथ भी रोज होता है। इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन। अगर आप साल के 10 लाख कमा रहे हैं तो आप उन लोगों को देखकर दुखी होते हैं जो 50 लाख कमा रहे हैं। जो 50 लाख कमा रहा है वह 5 करोड़ वाले को देखकर जल रहा है। यह एक ऐसी सीढ़ी है जिसका कोई अंत नहीं है। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद नहीं करेंगे तो आप कभी काफी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस चैप्टर की सीख: अपनी हद पहचानें, तय करें कि आपको कितनी दौलत चाहिए। अगर आपकी ज़रूरतें आमदनी के साथ बढ़ती रहेंगी
तो आप कभी अमीर महसूस नहीं करेंगे। सब कुछ दांव पर न लगाएं। जो आपके पास जरूरी है, इज्जत, परिवार, आजादी, उसे कभी भी उस चीज के लिए दांव पर न लगाएं जो सिर्फ इच्छा है। तुलना करना बंद करें। दुनिया में हमेशा कोई न कोई आपसे अमीर रहेगा। असली जीत उस खेल को न खेलने में है। चैप्टर 4 कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग में हम वॉरेन बफे के उस राज को खोलेंगे जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे की सफलता का राज क्या है, आप कहेंगे उनकी सूझबूझ, उनकी कंपनियों को चुनने का तरीका या उनका दिमाग। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि आप सबसे जरूरी चीज भूल रहे हैं, और वह है टाइम। जब यह किताब लिखी गई थी तब वॉरेन बफे की कुल संपत्ति लगभग 84.5 बिलियन डॉलर्स थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें से 81.5 बिलियन डॉलर्स उन्हें तब मिले जब वे 65 साल के हो चुके थे। बफे ने निवेश करना तब शुरू किया था जब वे सिर्फ 10 साल के थे। कल्पना कीजिए, अगर उन्होंने 30 साल की उम्र में निवेश शुरू किया होता और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते, तो शायद आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता। उनकी असली ताकत उनकी इन्वेस्टमेंट स्किल्स नहीं, बल्कि उनका लगातार 75 सालों तक निवेशित रहना है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू, जो शुरू में बहुत धीरे चलता है लेकिन अंत में आपकी सोच से भी परे चला जाता है। कंपाउंडिंग को समझना हमारे इंसानी दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक बताते हैं कि धरती पर आइस एज इसलिए नहीं आया कि सर्दियां बहुत ज्यादा ठंडी थीं, बल्कि इसलिए आया क्योंकि गर्मियां थोड़ी कम गर्म थीं। जब पिछली सर्दी की बर्फ गर्मियों में पूरी तरह नहीं पिघली, तो अगली सर्दी में उस पर और बर्फ जम गई। बस थोड़े से बचे हुए हिस्से ने हजारों सालों में पूरी धरती को बर्फ से ढक दिया। पैसे के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको हर साल सबसे ज्यादा रिटर्न की जरूरत नहीं है। आपको बस ऐसे ठीक ठाक रिटर्न्स चाहिए जिन्हें आप दशकों तक बनाए रख सकें। इस चैप्टर की मुख्य सीख जल्दी शुरू करें। कंपाउंडिंग का असली फायदा उम्र के आखिरी पड़ाव में मिलता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके शुरुआत करें। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्थी वर्स स्टेइंग वेल्थी। दोस्तों, दुनिया में हजारों तरीके हैं अमीर बनने के। आप बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई बड़ी डिग्री ले सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है सर्वाइवल, यानी बने रहने की कला। इसे समझने के लिए आइए 1929 के उस दौर में चलते हैं जब अमेरिका का शेयर बाजार पूरी तरह तबाह हो गया था। उस दौर के सबसे बड़े ट्रेडर थे जेसी लिवरमोर। जब बाकी लोग सब कुछ खोकर आत्महत्या कर रहे थे, तब जेसी ने सिर्फ एक दिन में $100 मिलियन, आज के हिसाब से अरबों रुपए कमाए थे। वे उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। जेसी अमीर तो बन गए, लेकिन उन्हें अमीर बने रहना नहीं आता था। उन्हें लगा कि वे अजेय, इनविंसिबल हैं। उन्होंने और भी बड़े जोखिम लिए, और सिर्फ 4 साल बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत गंवा दी। अंत में उन्होंने खुद को गोली मार ली। अमीर बनना और बने रहना दो अलग दुनिया है। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है और खुद को बाजार में झोंकना पड़ता है। अमीर बने रहने के लिए आपको हम्बल होना पड़ता है और थोड़ा डर रखना पड़ता है कि जो आपने बनाया है वह कभी भी छिन सकता है। आपको रिस्क से बचना पड़ता है और अपनी बचत पर ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर 6 टेल्स यू विन यह समझाएगा कि अमीर बनने के लिए आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको 100 में से 90 बार सही होना पड़ेगा? अगर हाँ, तो आप गलत हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का यह चैप्टर हमें एक बहुत ही अजीब लेकिन सच बात सिखाता है कि आपकी सफलता आपके 90% जनरल फैसलों पर नहीं, बल्कि उन 1% फैसलों पर टिकी है जो असाधारण साबित होते हैं। इसे ही मॉर्गन हाउसेल टेल्स यू विन कहते हैं। इसे समझने के लिए एक महान आर्ट कलेक्टर का उदाहरण लेते हैं। एक सफल आर्ट कलेक्टर हजारों पेंटिंग्स खरीदता है। उनमें से 99% पेंटिंग्स की कीमत कभी नहीं बढ़ती, लेकिन उन हजारों में से सिर्फ एक पेंटिंग पिकासो या मोनेट की निकलती है, जिसकी कीमत इतनी बढ़ जाती है कि वह बाकी सारी पेंटिंग्स के नुकसान की भरपाई कर देती है। यही बात वॉल्ट डिज्नी पर भी लागू होती है। डिज्नी ने शुरुआत में सैकड़ों छोटे कार्टून बनाए जो फ्लॉप रहे। वे दिवालिया होने की कगार पर थे, लेकिन फिर आई स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स, इस एक फिल्म ने डिज्नी की सारी पिछली गलतियों को धो दिया और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो बना दिया।
इसे ही टेल इवेंट कहते हैं, एक ऐसी छोटी घटना जो पूरे भविष्य को बदल दे। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। इंडेक्स फंड में 500 कंपनियां होती हैं। उनमें से ज्यादातर कंपनियां औसत प्रदर्शन करती हैं, कुछ डूब भी जाती हैं। लेकिन सिर्फ 5-10 कंपनियां, जैसे अमेजॉन या एप्पल, ऐसी होती हैं जो 10,000% का रिटर्न देती हैं। सारा मुनाफा उन्हीं 1% कंपनियों से आता है। इसका मतलब यह है कि आप आधे समय गलत हो सकते हैं, फिर भी बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। वॉरेन बफे ने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 400-500 स्टॉक्स खरीदे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10-12 स्टॉक्स ने उन्हें अरबपति बनाया है। धैर्य रखें। टेल इवेंट्स अक्सर सालों के इंतजार के बाद आते हैं। अगर आप बार बार पोर्टफोलियो बदलेंगे तो आप उस एक बड़ी जीत को खो सकते हैं। सफल लोग अपनी हार को छोटा रखते हैं और अपनी जीत को बहुत बड़ा होने देते हैं। चैप्टर 7, फ्रीडम, इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह पैसे के असली उद्देश्य को समझाता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पैसे का सबसे बड़ा सुख क्या है, शायद आप कहें एक बड़ी कार, एक आलीशान बंगला या दुनिया की सैर। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा और असली फायदा है अपने समय पर अपना अधिकार होना। खुशी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हर किसी के लिए इसके मायने अलग हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट्स ने रिसर्च में पाया है कि दुनिया के सबसे खुश लोगों में एक चीज कॉमन होती है, अपने जीवन पर कंट्रोल। सुबह उठकर यह कह पाना कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, यही असली अमीरी है। आज से 100 साल पहले काम का मतलब होता था शारीरिक मेहनत। आप फैक्ट्री जाते थे, काम करते थे और घर आ जाते थे। काम फैक्ट्री में ही छूट जाता था। लेकिन आज हम नॉलेज वर्क के ईरा में हैं। हमारा काम हमारे दिमाग में है और लैपटॉप, स्मार्टफोन की वजह से वह 24 घंटे हमारे साथ रहता है। नतीजा, हमारे पास पहले से ज्यादा पैसा तो है, लेकिन अपने समय पर कंट्रोल कम हो गया है। और कंट्रोल खोने का मतलब है खुशी खो देना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे घर या गाड़ी खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप आजादी खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं। अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो आप अपने बॉस से नहीं डरेंगे। अगर आपके पास अच्छी बचत है तो आप वह नौकरी छोड़ सकते हैं जो आपको पसंद नहीं और वह काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपका मन लगता है। पैसा आपको ऑप्शंस देता है और जिसके पास ऑप्शन है वही असली आजाद इंसान है। जब आप अपनी शर्तों पर जीते हैं तो आपकी मानसिक सेहत और रिश्तों में सुधार होता है। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमें पसंद करें और हमारी तारीफ करें, और हमें लगता है कि इसका सबसे आसान तरीका है महंगी चीजें खरीदना, एक बड़ी गाड़ी, एक महंगा फोन या ब्रांडेड कपड़े। लेकिन मॉर्गन हाउसेल इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम देते हैं, मैन इन द कार पैराडॉक्स, यानी कार में बैठे आदमी का भ्रम। वह भ्रम जो हम सब जीते हैं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके पास से एक शानदार फेरारी या रोल्स रॉयस गुजरती है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं, वाह, इस कार को चलाने वाला आदमी कितना महान, समझदार और सफल है? या आप सोचते हैं, वाह क्या कार है, काश ये कार मेरे पास होती तो लोग मुझे भी ऐसे ही देखते। सच तो यह है कि 99% लोग दूसरी वाली बात सोचते हैं। जब आप किसी महंगी कार को देखते हैं तो आप कार को देखते हैं, न कि उसके ड्राइवर को। ड्राइवर आपके लिए अदृश्य होता है। आप तो बस उस कार की ड्राइवर सीट पर खुद को इमेजिन कर रहे होते हैं। सम्मान चीजों से नहीं मिलता, यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है। जो आदमी उस फेरारी में बैठा है, उसे लग रहा है कि लोग उसे देख रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन असल में लोग उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। वे सिर्फ उसकी कार को देख रहे हैं। हम महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि हमें लोगों से सम्मान और प्यार मिले, लेकिन विडंबना यह है कि ये चीजें सम्मान पाने का सबसे खराब तरीका है। लोग आपकी चीजों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वे आपका सम्मान तब तक नहीं करेंगे जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। महंगी चीजें आपको लोगों का ध्यान दिला सकती हैं, लेकिन सम्मान नहीं। सच्चा सम्मान आपकी कार या घड़ी से नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता, दयालुता और दूसरों के प्रति आपके व्यवहार से मिलता है। अगली बार जब आप कोई महंगी चीज खरीदें तो खुद से पूछें, क्या मैं यह अपने लिए खरीद रहा हूं या दूसरों को प्रभावित करने के लिए? चैप्टर 9, दौलत वह है जो आप नहीं देखते। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। यह चैप्टर अमीर दिखने और अमीर होने के बीच के उस बारीक अंतर को समझाता है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। हम अक्सर किसी को 50 लाख की कार चलाते हुए देखते हैं और तुरंत मान लेते हैं कि वह आदमी बहुत दौलतमंद है।
लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि उस कार को देखकर आप सिर्फ एक चीज पक्के तौर पर जानते हैं कि उस आदमी के बैंक अकाउंट में अब 50 लाख कम हो गए हैं। अमीर होना और दौलतमंद होना ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अमीर होना आपकी करंट इनकम है। अगर कोई बहुत महंगी गाड़ियां खरीद रहा है या लग्जरी छुट्टियां मना रहा है तो वह अमीर दिख रहा है, वह अपनी कमाई को खर्च कर रहा है। दौलत वह पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया है। यह वह संपत्ति है जो बैंक बैलेंस, स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट्स के रूप में छिपी हुई है। दौलत वह चीज है जिसे दुनिया नहीं देख सकती। यह वह आजादी है जो आपको भविष्य में और विकल्प देती है। मॉर्गन हाउसेल इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाते हैं। वजन कम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको वह खाना नहीं खाना पड़ता है जो आपके सामने रखा है। पैसे के साथ भी ऐसा ही है। दौलत बनाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके लिए आपको वह चीजें नहीं खरीदनी पड़ती हैं जिन्हें आप आज खरीद सकते थे। असली अनुशासन वह है जो आप दुनिया को नहीं दिखाते। दिखावे से बचें। अमीर दिखने के चक्कर में लोग अक्सर अपनी सेविंग्स को खत्म कर देते हैं। सच्ची दौलत वह है जो आपको समय की आजादी देती है, न कि वह कार जो आपके गैरेज में खड़ी है। चैप्टर 10, बचत करें, सेव मनी। हमने निवेश, भाग्य और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन इन सब का आधार क्या है? वह है बचत, सेविंग मनी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बचत करने के लिए किसी खास वजह की जरूरत होती है, जैसे घर खरीदना, गाड़ी लेना या बच्चों की पढ़ाई। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि बचत करने के लिए आपको किसी वजह की जरूरत नहीं है। आपको बस इसलिए बचत करनी चाहिए क्योंकि दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। बचत का असली गणित, पैसे बचाने का आपकी आमदनी से उतना लेना देना नहीं है जितना आपकी ईगो से है। आप कितना कमाते हैं यह आपकी क्षमता है, लेकिन आप कितना बचाते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरों को क्या दिखाना चाहते हैं। अगर आप इस बात की परवाह करना छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपकी बचत अपने आप बढ़ जाएगी। बचत का मतलब है आज की एक इच्छा को कल की एक बड़ी आजादी के लिए टाल देना। आज के दौर में जहां सब कुछ ऑटोमेशन और मशीनों से हो रहा है, वहां आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बुद्धिमानी नहीं, बल्कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अगर आपके पास बैंक में पैसे हैं, तो आप अपनी शर्तों पर काम ढूंढ सकते हैं, मंदी के दौर में टिक सकते हैं और तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक आपको सही मौका न मिले। बिना किसी वजह के की गई बचत आपको वह वक्त खरीद कर देती है जिसे दुनिया का कोई भी अमीर आदमी नहीं खरीद सकता। जमा पैसा आपको वह शक्ति देता है जिससे आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं, न कि मजबूरी में। तो दोस्तों, हमने आज मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए पैसे के उन रहस्यों को समझा जो किताबी फॉर्मूलों से कहीं ऊपर हैं। हमने सीखा कि पैसा केवल एक साधन है, मंजिल नहीं। हमने देखा कि कैसे रोनाल्ड रीड जैसा एक साधारण इंसान अपनी सादगी और सब्र से दुनिया को जीत लेता है, और कैसे रिचर्ड फस्कॉन जैसा एक जीनियस अपनी ईगो और लालच की वजह से सब कुछ गंवा देता है। पैसे का असली मनोविज्ञान बस एक ही बात कहता है, दौलत वह नहीं है जिससे आप चीजें खरीदते हैं, दौलत वह है जो आपको आजादी देती है। आजादी, सुबह अपनी मर्जी से जागने की, आजादी अपने पसंद का काम करने की, और आजादी अपने अपनों के साथ वक्त बिताने की। आज जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं अमीर दिखने के लिए भाग रहा हूं या मैं वाकई दौलतमंद बनने की तैयारी कर रहा हूं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी आजादी की तलाश है। ऐसी ही और किताबों की कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। द कथा लैब स्टूडियो की यह कोशिश आपको कैसी लगी? क्या इन कहानियों ने आपके पैसे देखने के नजरिए को बदला? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी आजादी की ओर कदम बढ़ाते रहें। जय हिंद।